घोषणा करता हूं, हम लोग प्राचीन भारत को कल समाप्त कर चुके थे। कहाँ समाप्त किए थे? दोनों पार्ट्स कल सबसे पहले ऑफलाइन में मौर्योत्तर पढ़ा दिए और फिर ऑनलाइन में गुप्त और गुप्तोत्तर का संपूर्ण पक्ष की जानकारी दे दी और आपके शायद व्हाट्सएप ग्रुप में भी जा चुका है। उसका पीडीएफ भी भेज दूंगा। नहीं किए आप, नहीं किए तो वीडियो देखिए, लाइव नहीं देखे तो वीडियो देखिए। तो हमारी दोनों भाग समाप्त हो चुकी। इस स्तर पे, जिस स्तर की आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें हिंदुस्तान में कहीं पर भी पूर्व मध्यकाल नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन फिर भी मैं 1 से 2 क्लास में आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप सिस्टमेटिकली भविष्य के लिए भी पढ़ रहे हैं, तो भविष्य की आधारशिला भी आपकी तैयार हो जाएगी। तो आज से हम लोग मध्यकाल की शुरुआत कर रहे हैं। मध्यकालीन भारत की भी शुरुआत कर रहे हैं। 647 कल आप पढ़े भी थे कि हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी के साथ ही प्राचीन भारत का अवसान हो जाता है। लगता है पंडित जी नहीं पढ़े तो मास्टर की बात नहीं मानिएगा, तो ऐसे ही उल्लू तो थे ही, और उल्लू से लल्लू बन जाइएगा। चलिए खैर, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पूरे मध्यकाल 647 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक का इतिहास है, जिसके 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? पूर्व मध्यकाल, छह सौ 47 से 1206 तक। दूसरा, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक, तो हम लोग तुर्क अफगान भी कहते हैं, तुर्क अफगान भी कहते हैं। तीसरा है मुगल काल, मुगल काल जिसको हम लोग 1526 से 1707 तक मुख्य रूप से देखने का प्रयास करते हैं। उसका उत्तरवर्ती मुगल काल आता है, जिसमें बहादुर शाह प्रथम से लेकर अंतिम बहादुर शाह जफर तक के शासनकाल और उसकी उपलब्धियों को हम लोग देखना चाहेंगे। यही 3 भागों में पूरा मेडाइवल बचा हुआ है। परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसके जो 5 शासक हैं, मुख्य रूप से 5 सुल्तान, और इसके जो 5 बादशाह हैं, उसी से जुड़े हुए क्वेश्चंस होते हैं। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ये टिप्स पे रहना चाहिए, विशेषकर अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की जो उपलब्धियां हैं या उसका जो सभी पक्ष है, उसका तथ्यात्मक जानकारी आपके जहन में होना चाहिए। हालांकि इसके अलावा प्लस में आप पढ़ते हैं कुछ क्षेत्रीय राज्यों को, जैसे क्षेत्रीय राज्यों में यहाँ पर क्षेत्रीय राज्य पढ़ेंगे विजयनगर, बहमनी, कुछ छोटे छोटे राज्य जैसे कश्मीर है, जौनपुर है, कुछ छोटे छोटे राज्य को पढ़ते हैं इस काल में। और यहाँ पे छोटे छोटे राज्यों में पढ़ते हैं शिवाजी को, शिवाजी और मराठा। और इस संपूर्ण पक्ष में पूर्व मध्यकाल से ही उसकी शुरुआत हो जाती है, और उस आंदोलन का नाम था भक्ति आंदोलन। हिंदू धर्म के भीतर जिस रहस्यवादी धारा का विकास हुआ वो था भक्ति आंदोलन, जिसके
संस्थापक शंकराचार्य। 4 पीठ के माध्यम से उन्होंने हिंदू धर्म का एकीकरण किया और प्रचार प्रसार किया। और दूसरा है, इस्लाम के भीतर जिस रहस्यवादी धारा का विकास हुआ उसको हम लोगों ने सूफी कहा। और ये जो सूफिया भक्ति आंदोलन है यहाँ से यहाँ तक चलता है। तब पूर्व मध्यकाल से भक्ति और सूफी, समझ जाइए, इतने सारे भाग को हम लोग पढ़ेंगे। 90% ऑफलाइन में पढ़ेंगे, 10% हम लोग, क्योंकि चैप्टर बहुत है, आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे रहे हैं तो थोड़ा आपको भी एक्टिव मोड में रहना होगा। तो जिस दिन कह दे कि आज ये एक्स्ट्रा क्लास है जो आपके लिए आवश्यक होगा भविष्य के दृष्टि से, उसको पढ़ लेना है तो पढ़ लीजिए। नोट डाउन जैसे करते हैं उस तरह से कॉपी पे नोट डाउन कर लेंगे, भविष्य की पिलर आपकी तैयार हो जाए। तो मुख्य रूप से हम लोग पूरे मध्यकाल को इस एंगल से देखेंगे। और इसके बाद तो इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण धारा आधुनिक भारत है, जिसकी शुरुआत अगले माह से होगी। हम शुरुआत करना चाहेंगे कहाँ से? पूर्व मध्यकाल से। तो आज उसका पिलर बना देते हैं, तो लिखेंगे पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल, ठीक है। देखो, पूर्व मध्यकाल को भी देखोगे तो कुल 3 भागों में देखो। ये तो पढ़ ही लिए है, 647 से कुल 3 भागों में देखना है। एक, हर्ष के मृत्यु के बाद भारत। हर्ष के मृत्यु के बाद भारत। इसके 2 भाग हैं। एक है, क्योंकि हर्ष का केंद्र कहाँ था? कन्नौज। थानेश्वर से राजधानी कन्नौज किसने लाई थी? कल पढ़ा रहे थे ना, किसने लाई थी? और हर्ष को इतिहास क्यों याद रखता है? कन्नौज अपनी बहन और बहनोई की हत्या का बदला लिया। शशांक गौड़ शासक, उस गौड़ शासक शशांक से जो बोधि वृक्ष को काटा था। हर्ष को क्यों याद रखते हैं? हर्ष को याद रखते हैं कि असम का शासक भास्कर बर्मन के साथ मित्रता स्थापित की। हर्ष को क्यों याद रखते हैं? हर्ष को याद रखते हैं कि उसके दरबार में फेनसोंग आया था, जिसने CU की यात्रा वृत्तांत लिखा। हर्ष के दरबार में 8 वर्ष था, पूरे भारत में 12 वर्ष रहा, 15 वर्ष रहा। कांची की भी यात्रा की थी, राजस्थान में भीनमाल की यात्रा की थी। फेनसोंग को तब आने का उद्देश्य नालंदा विश्वविद्यालय में महानी शिक्षा को प्राप्त करना था। उस समय वहाँ के चांसलर थे तिलभद्र। हर्षवर्धन को क्यों याद रखें? ब्राह्मणों के साथ साथ अधिकारियों को भूमि अनुदान दिया। जिस परंपरा की शुरुआत पढ़े थे सातवाहन के काल में हुई थी, ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं को सबसे पहले भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ हुई। हर्ष को क्यों याद रखते हैं? हर्ष को शिलादित्य कहा गया बौद्ध धर्म के संरक्षण के कारण। इन बंदंतियों के अनुसार हर्ष के समय में 5वीं बौद्ध संगति कन्नौज में की गई थी। हर्ष को क्यों याद रखते हैं? हर्ष ब्राह्मण धर्म से दिवाकर मित्र के प्रभाव में बौद्ध धर्म को अपनाया था और कन्नौज एवं प्रयाग में 2 धार्मिक सभा का आयोजन किया था, और उसमें दोनों में ह्वेनसोंग उपस्थित थे। हर्ष को क्यों याद रखते हैं? हर्ष को याद रखते हैं कि ह्वेनसोंग के अनुसार उसके राजकीय आय को 4 भागों में बांटा जाता था और डकैती को दूसरा राजद्रोह कहा जाता था। हर्ष को क्यों याद रखते हैं? हर्ष एक सांस्कृतिक व्यक्तित्व था। उसका राजकवि बाणभट्ट था, जिसने हर्षचरित्र और कादंबरी लिखा। जब तक दरबार में रहा हर्षचरित्र हर्ष की प्रशंसा किया, दरबार से बाहर आया तो कादंबरी लिखा जिसमें हर्ष की आलोचना की गई। हर्ष को क्यों याद रखते हैं? हर्ष स्वयं भी नाटककार था। उसने प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली जैसी रचनाएं की। हर्ष को याद रखने की एक वजह यह भी है कि हर्ष का पाटाभी के चालुक्य के साथ संघर्ष होता है पुलकेशिन द्वितीय के साथ 618 ईस्वी। नर्मदा नदी के तट पे उसको रोक के रखा, जिसकी विवरणी
रवि कीर्ति के द्वारा जो रचित है एहोल अभिलेख उससे प्राप्त होती। तो हर्ष को याद रखने की इतनी वजह है और इसी की परिचर्चा कल आधे पौन घंटे में की गई। तथ्य इतना ही बताया था, लेकिन जब भी ये तथ्य न 10 है, लेकिन इसको इतनी आसानी से तो बताई नहीं जाती है, इसको एक्सप्लेनेशन की जाती है, बहुत सारे संदर्भों को जोड़ा जाता है और इसी के लिए कक्षा की आवश्यकता होती है। ये पूरा चीज़ क्या है, ये पूरा अभी हम पूर्व मध्यकाल से मध्यकाल मुगल तक बोल देंगे, 15 से 20 मिनट लगेगा, कक्षा खत्म, पूरा मध्यकाल खत्म, 20 मिनट में खत्म। लेकिन आपके दिमाग में कुछ जाएगा, जिस प्रकृति के विद्वान आप लोग हैं, उस प्रकृति जिस उद्भट विद्वान आप लोग हैं, 20 मिनट का जो हम परिचर्चा करेंगे तो 20 बातें भी याद रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी, मैं संदेह है। कहता है चले ना, कहे आराम से रहो ना, लेकिन हमको कोई हड़बड़ी देखते हो, एकदम आराम से रहो, मेरे पास आए हो तो आराम से रहो, आराम से पढ़ो, आराम से जाओ, ठीक है कि नहीं। गर्मी है, बरसात है, ठंडा है, ये सब तो इंडिया में सहना होगा और तभी आगे बढ़ भी पाओगे, हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। मूल में आ जाइए। करने के नाम पे यही कर सकते हैं, 5 तो एसी लगा सकते हैं, बीमार पड़ जाओगे। जैसे ही यहाँ से बाहर निकलोगे तबीयत खराब हो जाएगी। एसी उसके लिए है जो अपना ऑफिस से निकला, गाड़ी भी बैठा, गाड़ी में भी तो एसी है, घर में प्रवेश किया तो एसी है, तभी जाकर तुम स्वास्थ्य के लेवल पर टिक पाओगे। ऑलरेडी नीचे में हम एसी चला के आज से 7-8 साल पहले देख चुके हैं कि उसका हश्र क्या हुआ। आधे लोग तो खांसी सर्दी से परेशान रहते, स्वाभाविक है। ठंडा से निकला, गर्म में गया, पानी पिया, के बाद तो लू भी ज़्यादा लगेगा। यदि गर्म से गर्म में जाओगे, कहते हैं ना लोहा लोहे को काटता है, गर्म से गर्म में जाओगे तो बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन एकदम चिल्ड से तुम चले जाओगे तो प्रभाव पड़ेगा। मूल बिंदु पे आ जाइए। तो मूल बिंदु यह है कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पूर्व मध्यकाल के, हम लोग अब पूर्व मध्यकाल में हैं। हर्ष की मृत्यु के बाद प्राचीन भारत का तकनीकी और व्यवहारिक सभी बिंदु पे अंत हो जाता है। पिछले दिन आपको गुप्त काल भी विस्तार से बता दिया गया, भविष्य के दृष्टि वर्तमान से लेकर भविष्य तक के लिए आपको कह दिया गया था कि आप उसको कर लीजिएगा, अच्छे से उसको नोट डाउन कीजिएगा और तभी आप बेहतर ढंग से आगे बढ़ पाइएगा। इसी क्रम में जो आज आप कृषि देखे हैं, इस कक्षा को आपकी कक्षा में एक कक्षा मिली है, अब बीपीएससी में 2 कक्षा मिली है। आपको कभी ऐसा अवसर मिल जाए, आप सोचिएगा कि अब लाइव क्या ऑफलाइन भी आ सकते हो, लेकिन संभव नहीं होता है कि 12 बजे आप जाइए और फिर 2 बजे आ जाइए। उसके लिए एक सरल विकल्प क्या है, जब हमारे पास आज की दौर में विगत 2-3 साल में एक विकल्प आ गया है, तो उस विकल्प का हम लोग लाभ उठा ले कभी कभी, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु लाभ उठाते हैं कि नहीं। रात के 9:15 बजे जुड़े रहते हो आधे घंटे, और उसमें बहुत कुछ सीखने और जानने समझने का अवसर मिलता है बैठे बैठे। वो टाइम तुम्हारी रिलैक्टेंट टाइम होता है, खाना बनाने का समय है, आईपीएल के विश्लेषण का समय है। आई हो अब तो 250 बना लेलक, अब की है तय तो विश्लेषण की जगह विश्लेषण क्या कर लोगे, विश्लेषण इस बिंदु पे कर लोगे कि भारत का पहला अंडर मेट्रो जो सेवा है, रेल सेवा, वो कहाँ शुरू हुआ है, तो कलकत्ता में। तो यहाँ पर विश्लेषण कर लोगे तो ये ज़्यादा ठीक होगा। आइए मूल में आइए। तो ये जो 606 से 647 से 647 से 1206 तक का जो इतिहास है, वो कब से शुरू होता है, हर्ष की मृत्यु से, जिसके 2 भाग हैं। हर्ष की राजधानी थी कन्नौज, और कन्नौज को लेकर एक त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। त्रिपक्षीय संघर्ष होता है, और इस त्रिपक्षीय संघर्ष में है पाल, प्रतिहार, और एक दक्षिण की शक्ति भी है जिसका नाम है राष्ट्रकूट। इस तीनों के विषय में हम जानेंगे एक पार्ट। और दूसरा पार्ट है दक्षिण भारत के 3 राज्य बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो 2 राज्य कल पढ़ लिए थे। कौन कौन से 2 राज्य पढ़े थे, चालुक्य, पल्लव और चोल। उस तीनों में क्या पढ़े थे, चालुक्य और पल्लव को पढ़े थे। तो दक्षिण भारत के 3 राज्य बड़ा इंपॉर्टेंट है, चालुक्य, पल्लव और
चोल और चोल। ठीक है, केश जी नहीं पढ़े हैं चालुक्य पल्लव? पढ़े हैं ना कल? आप तो यहाँ साक्षात उपस्थित थे। अब आइए, ये तो हुआ एक पार्ट। हम कोशिश करते हैं कि इसको आज हम समेट लें। दूसरा पार्ट है और वो है आपका आक्रमण। दूसरा पार्ट क्या है? आक्रमण। यह समय था विदेशी आक्रमणकारियों का। सबसे पहले अरबों ने आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में पहले अरब का आक्रमण हुआ। इस आक्रमण के भी 3 भाग हैं। अरब आक्रमण, अरब आक्रमण हुआ, तुर्क का आक्रमण हुआ, गजनी गौरी का। गजनी और गौरी का आक्रमण है। और अफगान का आक्रमण हुआ। यह वो दौर था जब अफगानियों ने भी आक्रमण किया, तब न तुर्क अफगान वंश की नींव रखी गई। अफगान वंश कौन सा था? लोदी। अफगान वंश कौन सा था? लोदी। लोदी वंश जो थे वो कालांतर में अफगानी ही था। और यही इसी का एक बिहार का भी शासक था मुगल काल में, जिसका नाम था शेर शाह सूरी। पढ़े होगे बने कभी बचपन में पढ़े होगे, ठीक है कि नहीं? हम लोग भी बचपन में पढ़े थे, अच्छे से पढ़े थे। केवल 4 ही बात याद ही रखते थे। बड़ा लोकप्रिय बादशाह था। सड़क बनवाया, कुआं खुदवाया, वृक्ष लगवाया। ठीक है, यही बात अकबर पूछता था। अकबर की उपलब्धि उसमें भी यही बात लिखते थे। शेर शाह पूछता था, उसमें भी यही बात लिखते। एक क्वेश्चन आता ही था, शेर शाह की उपलब्धियां, तो कुछ नहीं करते थे। वो जो 5-6 पॉइंट था कॉमन पॉइंट, उसी कॉमन पॉइंट को लिख लेते थे। मेरी माता जी ही मेरी शिक्षिका भी थी, शिक्षक भी थी। तो कहते थे तुम सब में एक ही बात लिखते हो। हम कहे कि याद ही नहीं रहता है तो क्या करें। वो दौर था जब इतिहास सबसे भारी लगता था, ठीक है कि नहीं? समझ ही में नहीं आता था कब कौन सा युद्ध हो गया और कब कौन सा परिणाम निकल गया। लेकिन जैसे जैसे मैच्योरिटी लेवल बढ़ता है, वैसे वैसे इतिहास की समझ भी क्या होती है? बढ़ती जाती है। और अब तो अपने स्तर में भी जब आईएएस की परीक्षा में हिस्ट्री लिया, केमिस्ट्री को छोड़ करके, तो 1 to 10 मार्क्स आए थे पूरे देश में। और जब मैं तैयारी कराया तो मेरी शिष्या और एक शिष्य दोनों को 5वां और 7वां पूरे देश में इतिहास में सबसे अधिक अंक आए थे। तो स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि एक समय 7वां 8वां 9वां में 5 ही पॉइंट जानते थे। एक समय था कि स्वयं के स्तर पे और मार्गदर्शन के स्तर पर उस तरह के दृष्टिकोण का विकास पढ़ते 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 होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, पढ़ाई करोगे तो सब आसान है, नहीं पढ़ते हो इसीलिए सब कठिन है। मूल बिंदु पे आ जाइए। और तीसरा है, ये आक्रमण समझ में आ गई। और तीसरा है 12 से 6 तक, वो है उत्तर भारत का प्रमुख वंश। उत्तर भारत का प्रमुख वंश। ये उत्तर भारत का जो प्रमुख वंश है उसमें कौन कौन है? जितने राजपूत वंश है, चौहान, परमार, ठीक है, चंदेल, ये जितने आपके हैं वो सब आपका, यहाँ तक कि प्रतिहार भी राजपूत वंश या राजपूत राज्य। उसकी उपलब्धियों को हम लोग विशेषकर सांस्कृतिक उपलब्धियों को और युद्ध के स्तर पे 2-3 युद्ध को भी देखने का प्रयास करें। कैसे नहीं, राजा जयचंद के साथ जो युद्ध होता है, चंदावर का युद्ध, उसको भूलने देंगे। पृथ्वीराज चौहान का गौरी के साथ जो तराइन का प्रथम और दूसरी युद्ध है, कैसे आप भुला जाइए? वो तो आपकी परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक होता, उसको तो याद रखना ही पड़ेगा। सांस्कृतिक उपलब्धि तो याद रखना है, लेकिन साथ ही राजनीतिक संदर्भ को भी याद रखना आपकी मजबूरी है। और इसी रूप में हम आज और एक दिन और की कक्षा में हम इस पूरे मध्यकाल को 600 सालों के इतिहास को समेटने का प्रयास करें। तो आशा करता हूं कि पूर्व मध्यकाल का पूरा जो एक माइंड मैप है
वो आपका बन गया होगा कि हमें इस 6 साल में 600 सालों में किन बिंदुओं पे अध्ययन करना है। क्लियर हो गया ना? अब हम लोग शुरू करें। अब इसको पहले लिख लो। लिख लीजिए इसको। जैसे लिखे हैं उसी तरह से लिख लीजिए, नहीं तो इसका पीडीएफ भेज देंगे, छोड़ दीजिए। दिक्कत हो रही है, बात समझ में आ गई ना? और एक पन्ना छोड़ दीजिए, घर पे बैठ करके खूब सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में बना लीजिए। कॉन्सेप्ट बन गया कि आपका पूर्व मध्यकाल में कहाँ कहाँ किस किस रूप में हमें पढ़ना है। अब इसी की डिटेल व्याख्या हम करने जा रहे हैं। तो लिखो सेकेंड पेज, लिखो हर्ष के मृत्यु के बाद भारत। पहला भाग पढ़ लो। हर्ष के मृत्यु के बाद भारत। हर्ष के मृत्यु के बाद भारत। और ये भाग जब पढ़ लोगे, ठीक है, 1206 तक, तो आधा से अधिक आपका इतिहास समाप्त हो जाए। और यदि याद रह जाए तो लगभग सारे प्रश्न आपके बनने लगेंगे। याद रह जाए तो आपका लक्षण तो लगता नहीं है याद करने वाला। याद करने के लिए पसीना बहाना पड़ता है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए। आज पसीना बहाएंगे तो कल ठंडी हवा में सोएंगे, और आज यदि गर्म हवा में आनंद मनाएंगे, गर्म हवा की में हैं और हमेशा ठंडे हवा की तलाश में रहेंगे, तो फिर गर्म हवा ही आपकी ज़िंदगी बन जाए। गर्म हवा को छोड़िए, ठीक है, ठंडी हवा को छोड़िए। अभी कठिन श्रम कीजिए। पंखा है नहीं है, पसीना बह रहा है, बहने दो, क्या फर्क पड़ता है? बात समझ में आ रही? आपको नहीं समझ में आ रही? समझ रहे हैं? आगे लिखो। देखिए, शुरू करें। हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज को लेकर, हर्ष के मृत्यु के बाद कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष हुए। त्रिपक्षीय संघर्ष हुए। त्रिपक्षीय संघर्ष हुए। इस त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट महत्वपूर्ण थे। महत्वपूर्ण थे। क्या थे? महत्वपूर्ण थे। यह संघर्ष यह संघर्ष 200 वर्षों तक चला। 200 वर्षों तक चला, जिसमें अंतिम कामयाबी प्रतिहारों को मिली। जिसमें अंतिम कामयाबी प्रतिहारों को मिली। अंतिम कामयाबी प्रतिहारों को मिली। देखो, इस अंतिम कामयाबी में कौन से आगे रहा? प्रतिहार। तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। सबसे पहले पाल को पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं। पाल में 3 ही शासक इंपॉर्टेंट।
और उसी से प्रश्न पूछता ही है, और वो है गोपाल, धर्मपाल और देवपाल। सबसे ज्यादा प्रश्न धर्मपाल से ही पूछे, क्योंकि धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की नींव रखी। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय चर्चित रहा, तक्षशिला विश्वविद्यालय प्राचीनतम रहा, इसी तरह से वल्लभी विश्वविद्यालय है और फिर विक्रमशिला विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय में महायानी शाखा की पढ़ाई होती थी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में प्रजानी शाखा की पढ़ाई। प्रजानी शाखा बौद्ध की वैसी शाखा थी जो तंत्र मंत्र पर बल देता था, कि मुख्य देवी तारा होती थी, ओम फट तारा, ओम फट तारा, तब वहाँ के लोग जाप करते थे। देखो कि जिस धर्म के धार्मिक कर्मकांड का विरोध भगवान बुद्ध ने किया, कालांतर में भगवान बुद्ध के मृत्यु के बाद उसी का वो शिकार हो गया, उसी का वो शिकार हो गया। उन्होंने कहा भी था कि यदि हमारे संघ में महिला आ गई तो यह धर्म 500 साल से अधिक नहीं। और दूसरा, जिसका हम विरोध किए उसी को हम कालांतर में अपना ले तो भी धर्म का पतन होना स्वाभाविक रूप से तय है। ठीक है कि नहीं? महिला का प्रवेश तो उनके जीवन काल में ही मिला। पहली महिला कौन? महाप्रजापति गौतमी, ठीक है कि नहीं, मौसी, तो उनको प्रवेश दिया गया। और उसके बाद देखो कि जिसका बुराई किया उसी को एडॉप्ट कर लिया, तो बौद्ध धर्म क्या हो गया? आगे लिखो, पाल शास्त्र, पाल लिखो, पाल, सबसे पहले पाल लिखो। संस्थापक गोपाल, संस्थापक गोपाल था, जिसने सोमपुर बिहार बनाया, जिसने सोमपुर बिहार बनाया, सोमपुर बिहार बनाया, सोमपुर, सोनपुर नहीं, सोमपुर बिहार बनाया, सोमपुर बिहार बनाया। अरबी यात्री सुलेमान ने, अरबी यात्री सुलेमान ने पाल राज्य को रूहमा कहा। अरबी यात्री सुलेमान ने पाल राज्य को, पाल राज्य को क्या कहा? रूहमा, रूह मां कहा। नेक्स्ट, अब आ जाओ धर्मपाल। गोपाल में इतनी ही बात बहुत है। गोपाल में एक बात याद रखिएगा भविष्य के दृष्टि से, कि मत्स्य न्याय को समाप्त करने वाला वही था। मत्स्य न्याय का मतलब होता है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। इस समाज में, इस व्यवस्था में यदि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी, बड़ी मछली क्या हुआ? जो अमीर वर्ग है, और छोटी मछली क्या हुआ? जो गरीब वर्ग है। यदि अमीर वर्ग सहिष्णुता नहीं दिखाए और गरीबों का विकास नहीं हो, तो अंततः हानि क्या किसको होती है? अमीरों को ही होती। और ऐसी इस न्याय को क्या कहते हैं? शुरुआती दौर में जब बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है तो इस न्याय को हम मत्स्य न्याय कहते हैं। और मत्स्य न्याय को समाप्त करने वाला बंगाल में कौन सा शासक था? गोपाल। याद रखिएगा, हर बातें लिखी नहीं जाती है, कुछ बातें सुनी भी जाती है। दूसरी पॉइंट नंबर 2, धर्मपाल। धर्मपाल, धर्मपाल को सबसे पहले इसी दृष्टि से याद रखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की नींव रखी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की नींव रखी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की नींव रखी भागलपुर में। भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की नींव रखी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की नींव रखी, जहां ब्रजायन शाखा की पढ़ाई होती थी, जहां ब्रजायन शाखा की पढ़ाई होती थी, ब्रजयायन शाखा की पढ़ाई होती। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान दीपंकर, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान दीपंकर,
दीपंकर को उन्होंने संरक्षण दिया, दीपंकर को उन्होंने संरक्षण दिया, उन्होंने संरक्षण दिया। अब आइए देवपाल, देवपाल, देवपाल देंगे। देवपाल को इतिहास, देवपाल को इतिहास, को इतिहास सांस्कृतिक संरक्षण के कारण जानता है, सांस्कृतिक संरक्षण देने के कारण जानता है। जानता है, क्या? नोट, पाल वंश के बाद सेन वंश का शासन हुआ, पाल वंश के बाद सेन वंश का शासन हुआ, सेन वंश का शासन हुआ, जिसके दो प्रमुख शासक थे, जिसके दो प्रमुख शासक थे। जिसके दो प्रमुख शासक थे, कौन कौन से? एक लक्ष्मण सेन, दूसरा बल्लाल सेन। लक्ष्मण सेन और दूसरा बल्लाल सेन। लक्ष्मण सेन और बल्लाल सेन। बल्लाल सेन, नोट में लिख देना, बल्लाल सेन ने अद्भुत सागर नामक पुस्तक लिखा था। बल्लाल सेन ने अद्भुत सागर नामक पुस्तक लिखी थी। अद्भुत सागर नामक पुस्तक लिखी थी। अद्भुत सागर नामक पुस्तक किसने लिखी थी? किसने? हो गया खत्म, पाल खत्म। पाल में इतनी ही बात आपको याद रख लेना है। अब आइए प्रतिहार, देखो प्रतिहार, प्रतिहार। सबसे महत्वपूर्ण लिखेंगे संस्थापक हरिश्चंद्र, संस्थापक हरिश्चंद्र, संस्थापक हरिश्चंद्र। महत्वपूर्ण शासक में थे नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम, क्रोनोलॉजी में लिखिए, क्रोनोलॉजी में नागभट्ट, उसको इस तरह से मत लिखिए, इस तरह से लिखिए, 90 डिग्री में लिखिए। नागभट्ट प्रथम थे, उसके बाद वत्सराज, उसके बाद थे वत्सराज, वत्सराज। इसी के समय त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई। वत्सराज के समय ही त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई, ठीक है। फिर आइए मिहिर भोज, नेक्स्ट शासक था मिहिर भोज, मिहिर भोज। इसने पाल और राष्ट्रकूट दोनों को पराजित किया। इसने पाल और राष्ट्रकूट दोनों को पराजित किया। 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 फिर लिख देंगे महेंद्रपाल प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम। महेंद्रपाल प्रथम में क्या लिखेंगे? महेंद्रपाल प्रथम में लिखेंगे यह सबसे प्रसिद्ध शासक था और इसके दरबार में राजशेखर जैसे विद्वान रहते थे। यह सबसे प्रसिद्ध शासक था,
यह सबसे प्रसिद्ध शासक था, इसके दरबार में राजशेखर जैसे विद्वान रहा करते थे। टिक लगा लो 10 बार। राजशेखर जैसे विद्वान रहा करते थे, राजशेखर जैसे विद्वान रहा करते थे, जिन्होंने कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, जिन्होंने कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत जैसे पुस्तक लिखी, जैसे पुस्तक लिखे। किसने? राजशेखर ने। किसने? राजशेखर ने। आप खुद देखिए कि महेंद्रपाल से अधिक चर्चा किसकी है उसमें। तो आप खुद समझ सकते हैं कि राजशेखर का 3 किताब तो भूलना ही नहीं है। कौन कौन? कर्पूर मंजरी, दूसरा बाल रामायण, तीसरा बाल भारत। एक और भी था जो आगे चलकर ऑफिसर गेट में पढ़ेंगे। 2 किताब, एक था विदिशाल भंजिका और दूसरा था हर विलास। तो ये 2 ऐसी किताब थी जिसको भविष्य में पढ़िएगा। अभी सुन के रखिए कि विदिशाल भंजिका और हर विलास पुस्तक किसकी है। तो महेंद्रपाल प्रथम के समय में लिखा गया, राजशेखर द्वारा लिखा गया पुस्तक है। लेकिन आपके लिए 3, कौन से 3? कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत। यही याद रह जाए, सिर्फ आज नहीं ना याद रखना है, परीक्षा भवन तक इसको याद रखना है। सामान्य काम तो नहीं है। अब आइए, हमारा प्रतिहार भी समाप्त हो गया। तीसरा है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट यह दक्षिण भारत की शक्ति थी। यह दक्षिण भारत की शक्ति थी जिसने उत्तर भारत की राजनीति में हिस्सा लिया। यह दक्षिण भारत की शक्ति थी जो उत्तर भारत की राजनीति में हिस्सा लिया, जो उत्तर भारत की राजनीति में हिस्सा लिया, हिस्सा लिया। संस्थापक दंती दुर्ग, संस्थापक दंती दुर्ग, राजधानी मान्यखेत। संस्थापक दंती दुर्ग, संस्थापक कौन? दंती दुर्ग। और राजधानी कहाँ? मान्यखेत। टिक लगा लो, वही पूछेगा। दंती दुर्ग, मान्यखेत सबसे पहले। लेकिन इस वंश का है तो बहुत सारे शासक अमोघ वर्ष थे, कृष्णा प्रथम थे, लेकिन एक महत्वपूर्ण शासक थे कृष्णा प्रथम। कल आप लोगों ने कांची में कैलाशनाथ का मंदिर देखा था। कैलाशनाथ का मंदिर कांची के साथ साथ बना महाराष्ट्र में भी है, और महाराष्ट्र में जो बनाया गया वो कृष्णा प्रथम इसी राष्ट्रकूट शासक के द्वारा बनाया गया था। तो दोनों रूप में जानकारी रखिएगा। लिखिएगा क्या है? कृष्णा प्रथम। दंती दुर्ग के बाद लिखो ना कृष्णा प्रथम। इसी के समय में एलोरा महाराष्ट्र में, इसी के समय में, टिक लगा लो 10 बार कम से कम, इतना महत्वपूर्ण तथ्य है। इसी के समय में एलोरा मध्य महाराष्ट्र में चट्टान को काटकर कैलाशनाथ का मंदिर बनाया गया। कैलाशनाथ का मंदिर बनाया गया। कैलाशनाथ का मंदिर बनाया गया। तो एलोरा में कैलाशनाथ का मंदिर किसने बनाया? राष्ट्रकूटों ने। कौन सा शासक? कृष्णा प्रथम। कौन सा शासक? किस वंश का था? राष्ट्रकूट। किस वंश का था? राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन थे?
दंती दुर्ग, उसकी राजधानी कहाँ थी? मानेखेत। समझ में आ गई होगी। तो रट लेना है, एक बार रटने से काम नहीं चलेगा, घर पे भी बैठ करके थोड़ा सा पलथे उलथे मार करके याद कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत। ठीक है कि नहीं? आगे चलिएगा। इसके बाद इस वंश का एक और महत्वपूर्ण शासक था जिसका नाम था अमोघ वर्ष, जो भारतीय इतिहास में सबसे अधिक आयु में गद्दी पे बैठा, 80 साल की अवस्था में गद्दी पे बैठा था, और कन्नड़ का मूर्धन्य विद्वान था, कवि राजमार्ग लिखा था और जल समाधि लिया था। मतलब जैसे संलेखन के द्वारा, संथारा विधि के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शरीर का त्याग किया था, और इसने जल समाधि के द्वारा अपने शरीर का त्याग दिया। देखिएगा, अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष प्रथम, अमोघ वर्ष, अमोघ लिखो ना, अमोघ नहीं लिखने आता, अमोघ वर्ष लिख दे क्या? अमोघ वर्ष भारतीय इतिहास में सबसे अधिक आयु में गद्दी पे बैठा। भारतीय इतिहास में सबसे अधिक आयु में गद्दी पे बैठा। गद्दी पे बैठा, अधिक आयु में, आयु नहीं समझते हो, उम्र में, बुढ़ापा में, 80 वर्ष की आयु में अभी बताए थे ना, गद्दी पे बैठा। कन्नड़ में, नेक्स्ट पॉइंट, उन्होंने कन्नड़ में कवि राजमार्ग लिखा। उन्होंने कन्नड़ में कवि राजमार्ग लिखा। कवि राजमार्ग लिखा किसने? अमोघ वर्ष ने। उसे दक्षिण का अशोक कहा गया, उसे दक्षिण का अशोक कहा गया, उसे दक्षिण का अशोक कहा गया। अंत में लिख देंगे, जल समाधि के द्वारा प्राण की आहुति दी। जल समाधि के द्वारा जल समाधि के द्वारा प्राणों की आहुति दी। नोट में लिख देना। का समकालीन था महावीराचार्य। महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह लिखा था, तो लिख देंगे नोट में, महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह लिखा था। गणित सार संग्रह, हाँ, सार सार सार, गणित सार संग्रह लिखा था। गणित सार संग्रह लिखा था। इस पार्ट को हम आज रहने देते हैं, और इस पार्ट टोल, ये छोटा छोटा खंड है जिसको हम लोग अगली कक्षा में देख लेंगे। मतलब आज बेस बना दिए हैं, और बेस बना दिए हैं, अब प्रतिहार के द्वारा कन्नौज को स्थापित भी कर दिए हैं। और जो सत्ता हमने हर्ष के समय बनाई थी, उस सत्ता को किसके हवाले कर दिए हैं? प्रतिहार के हवाले। जब भी कोई कक्षा समाप्त होती है तो चलने से पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो बूस्टर फैक्ट लिखेगा, बूस्टर फैक्ट। हाँ, हंस लो बाबू, हंस लो, खूब हंसो, हंस लो। चलिए, सबसे पहला फैक्ट लिखेगा, अति महत्वपूर्ण है कि पुरी में जगन्नाथ मंदिर 11वीं सदी में, पुरी में जगन्नाथ मंदिर 11वीं सदी में पूर्वी गंग वंश के, पूर्वी गंग वंश के, पूर्वी गंग वंश के अनंत बर्मन ने बनाया था। अनंत बर्मन ने बनाया था। पूर्वी गंग वंश के अनंत बर्मन ने बनाया। इसी वंश के नरसिंह प्रथम ने, इसी वंश के नरसिंह प्रथम ने
नरसिंह प्रथम ने कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किया था। इंपॉर्टेंट चीज था, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किया था। किसने? कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किया था। ठीक है। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव, गीत गोविंद नाम सुना होगा इस पुस्तक का। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। 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 तुर्की सेनापति बख्तियार खिलजी ने, तुर्की सेनापति बख्तियार खिलजी ने, तुर्की सेनापति बख्तियार खिलजी ने उसे निष्कासित कर दिया था। लक्ष्मण सेन को निष्कासित कर दिया। लक्ष्मण सेन को निष्कासित कर दिया था, उसी के राज्य से निष्कासित कर दिया था। लक्ष्मण सेन को निष्कासित कर दिया था। खिलजी ने, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय के साथ साथ विक्रमशिला को भी ध्वस्त किया। खिलजी ने, मतलब बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय के साथ साथ, नालंदा विश्वविद्यालय के साथ साथ इसको ध्वस्त किया था, विक्रमशिला को ध्वस्त किया। विक्रमशिला को ध्वस्त किया था। कश्मीर के मार्तंड का मंदिर, कश्मीर के मार्तंड का सूर्य मंदिर का निर्माण, कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण, मार्तंड, मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण कश्मीर के शासक दुर्लभ वर्धन ने किया। कश्मीर का शासक दुर्लभ वर्धन ने किया। दुर्लभ वर्धन ने किया। इसी काल में, मतलब ये जो 800 से 12वीं सदी तक का जो काल है, विशेषकर 980 ईस्वी में कश्मीर में एक महिला शासिका गद्दी पे बैठी। वंश का नाम था एसस्कर और उस रानी का नाम था दिद्दा। रानी का क्या नाम था? दिद्दा। तो लिखेंगे चर्चित दिद्दा महारानी, चर्चित दिद्दा रानी कश्मीर की महिला शासिका बनी। 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 पूर्व मध्यकाल में ही, एक लाइन और लिख देंगे, पूर्व मध्यकाल में ही उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में हिंदुशाही वंश था। हिंदुशाही वंश था। हिंदुशाही वंश था जिसके संस्थापक कल्लर थे, जिसके शासक कल्लर थे, कल्लर थे, और जिसके अन्य महत्वपूर्ण शासक, और जिसके अन्य महत्वपूर्ण शासक, और जिसके अन्य महत्वपूर्ण शासक कौन थे? जिसके अन्य महत्वपूर्ण शासक, जिसके अन्य महत्वपूर्ण शासक जयपाल और आनंदपाल थे। जयपाल और आनंदपाल थे। जयपाल और आनंदपाल थे। जयपाल और आनंदपाल थे। जयपाल को
महमूद गजनी ने चुनौती दी थी। जयपाल को महमूद गजनी ने चुनौती दी थी, जबकि आनंदपाल वीरता से लड़ते हुए महमूद गजनी से हार गया। आनंदपाल वीरता से लड़ते हुए महमूद गजनी से हार गया। महमूद गजनी से हार गया। बस आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि पढ़ना है, पढ़ने के साथ साथ क्या राजकिशोर बाबू, बचाना भी है। ठीक है कि नहीं? हालांकि यही चैप्टर है, यही कक्षा आज कमीशन में भी है, लेकिन उसका अप्रोच थोड़ा सा दूसरा होगा। ठीक है? हालांकि यूट्यूब लाइव है तो मैं आपको भेज ही दूंगा, आपको देखने की इच्छा होगी तो देखिएगा। क्या पंडित जी, नहीं देखने की इच्छा होती नहीं देखिएगा। तो कहते हैं ना कि भगवान बुद्ध ने पूछा कि कौन शूद्र है, कौन ब्राह्मण है? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि बसुला कमन्नो होती, माने कर्म जिसका नीच है वो क्या होगा? ब्रिसल, शूद्र। और जिसका कर्म उच्च है वो ब्राह्मण होगा। तो आशा है कि समझ गए कि कर्म उच्च का यहाँ क्या अभिप्राय है। जो अधिक मेहनत करेगा वो उच्च जगह पे पहुंचेगा, और जो कम मेहनत करेगा वो नीचे की ओर रहेगा। सब कुछ आपके मेहनत पर निर्भर करता है। जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। सीएट का फाइनल टेस्ट एक हुआ है, तो क्वेश्चन का नहीं हुआ एनसीईआरटी